गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। होप आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आज तक हमने देखो 2 चैप्टर्स अच्छी तरह से पूरे किए हैं। पहला चैप्टर जो हमने कवर किया था वो था सेमीकंडक्टर और उसके बाद में हमने जो कवर किया है वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये काफ़ी जो है दोनों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप उन चैप्टर का अच्छी तरह से रिवीजन करें। सभी चैप्टर के जो है लिंक वगैरह सब आपके सामने है, सब आपके आंखों के सामने अवेलेबल है। जब चाहे तब आप उसको देख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपको अगर दिक्कत होगी किसी भी टॉपिक में, अगर कोई मतलब यहाँ पे आपको क्वेरी होंगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को याद रखो। तो दोस्तों आज का जो हम नया लेक्चर चालू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे आज हम। तो आज का जो नया चैप्टर हम आज लेने वाले हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अच्छी तरह से याद रखो। देखो वैसे 11वीं के बेसिक्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको पढ़ाया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट क्या क्या था, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टिविटी क्या रहता है, कंडक्टिविटी क्या रहता है। उन चीज़ों का भी थोड़ा सा रिविजन करके हम आगे चले जाएंगे। और 12वीं के सिलेबस के हिसाब से हम जो भी इम्पोर्टेंट है वो अभी आज हम देखेंगे। तो थोड़ा सा 11वीं का रिवीजन करते करते थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने के बाद हम डायरेक्टली 12वीं का चैप्टर चालू कर देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वैसे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आप आपके नोटबुक पे हेडिंग डाल दो बच्चों, नाम है आज के चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, पहले मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजते थे। अभी काफ़ी बच्चों ने होमवर्क भेजना बंद कर दिया, यानी कि मतलब आप थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाई करना आप लोगों ने बंद कर दिया, यानी कि आप चाहे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। देखो यही टाइम है, ऐसा नहीं है कि जब क्लासरूम हमारी चालू होंगे कि तब सब पूरा का पूरा क्लास में कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आपको ये चैप्टर जो यहाँ पे कवर हो रहे वो अच्छी तरह से पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज का जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते समय सबसे पहले जो वर्ड इंपॉर्टेंट है करंट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाह। प्रवाह यानी कि फ्लो, करंट यानी कि क्या, फ्लो। और हमने इसके पहले जो चैप्टर देखा उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स यानी कि क्या, स्टेबल। स्टैटिक्स यानी कि क्या, स्टेबल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा कि जो चार्जेस स्टेबल रहते हैं उन पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, कौन से फोर्सेस नहीं एक्ट होते। उसका जो पूरा स्टडी था वो हमने किस में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट यानी कि प्रवाह, प्रवाह यानी कि फ्लो, फ्लो यानी कि मतलब जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मोशन में रहते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते। वो किस में रहते हैं, मोशन में। ये जो समझो वायर है तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोशन में रहते हैं, इसलिए इसको करंट बोलते हैं। जैसे कि नदी का जो पानी बहता है उसको भी करंट ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी कि पानी का प्रवाह, पानी का फ्लो। तो इसी तरह इन चार्जेस को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपके घर का ये सॉकेट है, इस सॉकेट में आप अगर कोई पिन डालते हो तो यहाँ पे आपका जो बल्ब यहाँ पे लगता है ना, समझो। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर ये चार्जेस है ना इस तरह से फ्लो होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो आपको समझना पड़ेगा। अब कोई भी आप अगर बैटरी लेते हो तो बैटरी के 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव और एक रहता है निगेटिव। मैंने आपको बताया था। आप रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि अपोजिशन। रेजिस्टेंस यानी कि अपोजिशन, मतलब ये वायर है, इस वायर में से जो कुछ भी करंट जाता है समझो I, और इसके बीच में अगर ये कोई रेजिस्टेंस है तो ये समझो यहाँ पे अगर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है तो यहाँ पे करंट कितना बचेगा, 5 एम्पियर। सपोज एग्जांपल, मतलब जैसे कि हमारे रोड पे स्पीड ब्रेकर होते हैं उसी तरह से करंट के वायर में रेजिस्टेंस होते हैं। वायर में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं भी दिया है तो वायर का उसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है। आप अगर काफ़ी लंबी वायर अगर लेंगे, मतलब बहुत दूर तक अगर उसको आप स्प्रेड करेंगे तो उसमें से करंट काफ़ी कम हो जाता है। जितनी वायर आप छोटी लेंगे उतना करंट ज़्यादा रहता है। समझ में आ रहा है आपको। तो वायर का एक खुद का एक रेजिस्टेंस रहता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो जब कभी आप इस बैटरी को कोई रजिस्टर जोड़ते हो यहाँ पे, तो देखो रजिस्टर यानी कि ये कुछ आपका बल्ब हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई मोटर हो सकती है, यहाँ पे आपका कोई लाइट हो सकता है एलईडी जैसा, यहाँ पे फैन हो सकता है,
ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है इन सब को हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर, क्योंकि हर एक का खुद का रजिस्टर रहता है। लेकिन यहाँ पे बल्ब नहीं दिखाता, मोटर नहीं दिखाता, एलईडी नहीं दिखाता, लेकिन उसके जगह पे मैंने सिर्फ क्या दिखा दिया? रजिस्टर। क्या दिखा दिया? रजिस्टर। तो जहाँ जहाँ पे रजिस्टर है कि समझ लेना कि ये कोई तो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई तो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये समझने के बाद अगर यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, इसको देखो, जब हम वायर के पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा कनेक्शन करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? सर्किट। सर्किट यानी कि क्लोज्ड पाथ। सर्किट का मतलब क्या रहता है? क्लोज्ड पाथ। एक बात समझ लो अच्छी तरह से, अगर ये वायर मैं यहाँ पे नहीं जोड़ता, मतलब ये वायर मैंने यहाँ तक खुली छोड़ दी, तो इसको हम सर्किट नहीं बोलेंगे, इसको हम सर्किट बोलेंगे ही नहीं, ये सिर्फ वायर हो गई। ये क्या हो गई? वायर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का पाथ यानी कि करंट का पाथ पूरा हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड पाथ। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। क्लोज है ना, ये पूरा का पूरा पैक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट। जब तक आप ये वायर जोड़ते नहीं तब तक सर्किट कंप्लीट होता नहीं। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। सर्किट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव तक जो करंट जाता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। करंट के दो टाइप रहते हैं, ये मैंने आपको बेसिक वाले सेशन में भी पढ़ाया था। पॉजिटिव से नेगेटिव में जो जाता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी कि हम हमेशा दिखाते हैं करंट कैसे फ्लो होता है। करंट हमेशा फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज। करंट कैसे फ्लो होता है? हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव यानी कि हाई रहता है और नेगेटिव यानी कि लो रहता है। इसलिए करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। ये सिर्फ हम दिखाते हैं, ये सिर्फ हम स्टडी के लिए या फिर समझने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर चीज़ों को आसान करने के लिए हम कैसे बताते हैं करंट कैसे फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन बच्चों, ये जो बैटरी है, ये बैटरी में से एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से बाहर पड़ते हैं यहाँ पे, और इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव को रिपेल करते हैं, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव की तरफ। कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वायर में से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट। अच्छी तरह से समझ लो इसको। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पे फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे जो हम करंट दिखाते हैं हमारे डायग्राम में हमेशा से इसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो करंट के दो टाइप्स कौन से हो गए? एक तो हो गया कन्वेंशनल करंट और दूसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन करंट। समझ में आ रहा है आपको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द करंट, वन इज द कन्वेंशनल करंट, अदर वन इज द इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, सिंपल है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये समझने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ यानी कि आपने सुना होगा 10वीं में या फिर 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसका नाम क्या है? ओहम्स लॉ। ठीक है ना। वायर में क्या होता है? इस वायर में इस दो जगह पे समझो ये वायर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज आपने जोड़ दिए। इसका वोल्टेज भी आप जितना बढ़ाओगे, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे इसका, उतना इस वायर में से क्या बढ़ेगा? करंट। उतना इस वायर में से क्या बढ़ेगा? करंट। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता है, एक चीज अगर बढ़ गई तो उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ती है। इसको हम कौन सा प्रोपोर्शन बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यानी कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा? करंट। उतना क्या बढ़ेगा? करंट। ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या रहते हैं? प्रोपोर्शन। एक दूसरे को क्या रहते हैं? प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है हमें, उस कांस्टेंट का नाम है R। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? R। V इज इक्वल टू R इंटू I। तो इस R को हम बोलते हैं वायर का रेजिस्टेंस। इस R को हम क्या बोलते हैं? वायर का रेजिस्टेंस। देखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है बताया आपको? जब तक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स और डायमेंशंस, फिजिकल स्टेट्स और डायमेंशन और टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट्स यानी कि इसका जो लंबी रुंदी है और इसका जो टेम्परेचर है, ये जब तक सेम रहेगा तब तक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एज लॉन्ग एज फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर यानी कि लेंथ एंड विड्थ
Also the temperature remains constant, voltage is directly proportional to the current। ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है R। क्या लेना पड़ता है? R। R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर I को मैंने इधर भेज दिया सो R इज इक्वल टू क्या बनेगा? V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? V अपॉन I। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे? R इज रेजिस्टेंस एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये जो फॉर्मूला है, इस लॉ को हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। इस लॉ को हम कौन सा लॉ बोलते हैं? ये तो आपको पता है ऑलरेडी, ओहम्स लॉ। इसको याद रखने के लिए ना एक काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इसको आप याद रखना, रवि, एक रवि नाम याद रखना। R ले लिया, फिर A की जगह पे इक्वल टू ले लिया, V जो है ये ऊपर लेने का और I जो है यहाँ पे नीचे लेने का। तो ये ट्रिक कैसे लगी आपको? सो दिस इज द वेरी सिंपल, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसमें से अगर आपको करंट निकलना होगा तो करंट इधर आएगा, R इधर आएगा, सो R I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये भी आपको आना चाहिए। अगर आपको V चाहिए होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज, V यानी कि वोल्टेज। सो इसमें से V यानी कि क्या हो गया? वायर का वोल्टेज, I यानी कि क्या हो गया? करंट, और R यानी कि क्या हो गया? रेजिस्टेंस। R यानी कि क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो ओम्स लॉ तो आपको समझ में आ गया। अब हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम चालू करेंगे डायरेक्टली 12वीं का टॉपिक। रेजिस्टिविटी क्या रहता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो वायर है आपके पास, ठीक है। एक वायर की लंबी है समझो L1, दूसरे वायर की लंबी है समझो L2। कितनी है? L2। दोनों की विड्थ सेम है। हाँ, सो आपको क्या लगता है, मतलब L1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर L2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? बताओ बताओ, मतलब खुद को बताओ, मुझे तो नहीं बता सकते आप। क्या लगता है आपको, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, L1 का कि L2 का? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जितनी आप वायर लाम खींचोगे उतना उसमें से अपोजिशन क्या होगा? ज़्यादा। सो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सही सही बात है, नंबर 1। अब ये तो हो गया लेंथ के बारे में। अब एरिया के बारे में समझ लो। मेरे पास और दो वायर है, लेकिन उन दोनों वायर का जो लेंथ है वो सेम है। उन दोनों वायर का जो लेंथ है वो क्या है? सेम। अब लेकिन इनका एरिया डिफरेंट है। इसका A1 है और इसका एरिया A2 है ना। इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है, लेकिन दोनों की लंबी कैसी है? सेम, दोनों की L ही है। तो अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस ये पहले वाले A1 का ज़्यादा होगा कि A2 का ज़्यादा रहेगा? अब सोचो अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि लेंथ बढ़ गई थी तो रजिस्टर बढ़ गया, अब एरिया बढ़ गया तो रजिस्टर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। सोचो रेजिस्टेंस किसकी वजह से ऑफर होता है? जितना उस करंट को जाने के लिए रास्ता कम मिलता है उतना अपोजिशन ज़्यादा रहता है। अगर आपका रास्ता बड़ा हो गया, अगर आपका करंट का जाने वाला रास्ता बड़ा हो गया तो अपोजिशन कम हो जाएगा। छोटे रोड से जाने वाली गाड़ियों को ज़्यादा दिक्कत होंगी या फिर बड़े रोड में से जाने वाली गाड़ियों को ज़्यादा दिक्कत होंगी? छोटे रोड से। किससे? छोटे रोड से। यानी कि जितना वायर छोटा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जितना वायर बड़ा उतना रेजिस्टेंस कम, क्योंकि बड़ा वायर मतलब चार्जेस आसानी से जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इसलिए मैं किस में ले रहा हूँ? डिनोमिनेटर में। किस लिए, कहाँ पे ले रहा हूँ? डिनोमिनेटर पे। ठीक है। सो पहली बात तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और दूसरी बात रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर लिया तो ये न्यूमरेटर में आता है और एरिया डिनोमिनेटर में आता है। इसलिए R इज इक्वल टू L अपॉन A। R इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे? L अपॉन A। यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, उसका नाम है रो। R इज इक्वल टू, हाँ R इज यहाँ तो डायरेक्ट हो गया, अब यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे हम। R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी यानी कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब आयन है उसकी रेजिस्टिविटी अलग रहेंगी, कोबाल्ट है उसकी अलग रहेंगी, निकेल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी? अलग रहेंगी। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब इसमें से अगर आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना होगा तो ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L को डिवाइड करना पड़ेगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी के अपोजिट रहती है कंडक्टिविटी। रो को मैंने क्या नाम दे दिया?
रो का नाम अच्छी तरह से याद रखना, रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसके अपोजिट मतलब रहती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल रहता है सिग्मा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/रो। तो इसको 1 लेने के लिए 1/रो, रो यानी कि RA/L, रो यानी कि क्या, RA/L। तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो यल ऊपर जाएगा यहाँ पे। सो L अपॉन R इंटू A। सो दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर सिग्मा। सिग्मा यानी कि आपका जो 6 रहता है हिंदी में, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर देना। 6 जो रहता है ना इंग्लिश का, तो उसको इस तरह से लिख देना। सो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा। तो क्या समझ में आया आपको? मैंने पहला लॉ कौन सा बताया आपको, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का क्या है, रवि यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। कहाँ गया चला गया वो, ठीक है। उसके बाद में कौन आया, रेजिस्टिविटी। कौन आया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया, R इंटू A/L, RA/L। और उसके बाद में क्या आया, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा, सिग्मा यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि 1/रो, यानी कि क्या आता है वहाँ पे 1/रो। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये हमने थोड़ा सा बेसिक वगैरह अब देख लिया। अब हम शुरुआत करते हैं 12वीं के चैप्टर के लिए। जो 12वीं के इम्पोर्टेंट है, 12वीं के चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे पहले आते हैं, एक किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट था। ये तो बेसिक पढ़ लिया हमने। अब क्या है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेने पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क लेने पड़ेंगे, है ना। इतना समझ के नहीं चलेगा यहाँ पे। अभी क्या होता है, सिर्फ एक रजिस्टर नहीं रहता है। अभी कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे और एक बैटरी है, यहाँ पे और एक रजिस्टर है, यहाँ पे और एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। अब इसको आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो। आप यहाँ पे भी रजिस्टर लगा सकते हो। कनेक्ट करने में क्या जाता है, वायर को आप कहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हो। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड EMF, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड EMF, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, है ना। एक जाल रहता है इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का, रजिस्टर्स का, EMF का। यहाँ पे बैटरी को बोलते हैं E, इसको हम E1 नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे E2। E यानी कि क्या, EMF, E यानी कि क्या, EMF, EMF यानी कि क्या, वोल्टेज, EMF यानी कि क्या, वोल्टेज। समझ में आ रहा है आपको? तो किरचॉफ ने क्या किया, किरचॉफ नाम का जो साइंटिस्ट था, थोड़ा सा डीप में जाने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। इसने 2 रूल बनाए, देयर आर द 2 लॉज। किरचॉफ ने 2 लॉज बनाए। पहले लॉ का नाम है नंबर 1 KCL। क्या नाम है, KCL। और इसका लॉन्ग फॉर्म है C यानी कि करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। C यानी कि करंट, इसका नाम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अच्छी तरह से समझ लो। एक तो करंट का लॉ इसने बना दिया, उसका नाम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये समझ में आ गया आपको? ये हम देखेंगे काफ़ी डीप, इसके अंदर जाना है हमें, डीप में देखना है इसको, नेटवर्क को सॉल्व भी करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक भी है इसमें। दूसरा जो है, दूसरा एक लॉ इसने बना दिया वोल्टेज का। सो इसने नाम दे दिया KVL। क्या नाम दे दिया, KVL। सो दूसरा जो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। C यानी कि करंट, V यानी कि वोल्टेज। दूसरा क्या बना दिया इसने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बना दिया। सो 2 लॉ इसने बना दिए। पहला कौन सा बना दिया, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा कौन सा बना दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से इसने 2 लॉ बना दिए। अब KVL तो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ KCL समझते हैं। KCL इजी है, KVL थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल, सम ऑफ currents meeting at a junction, अभी 12वीं का है इसलिए डिटेल में लिख के दे रहा हूँ आपको, इज जीरो। उसने क्या बता दिया कि किसी जंक्शन में, अब जंक्शन क्या रहता है, जहाँ पे भी वायर स्प्लिट होती है, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा करंट मिलते हैं,
ये एक वायर हो गई, ये एक वायर हो गई, ये एक, ऐसे कितने भी, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन। जहाँ पे भी एक से ज़्यादा वायर जोड़ी जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। तो उसने क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, और इसको आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट। दूसरी तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब इसको हम समझते हैं। अभी मैंने क्या बता दिया, ये एक पॉइंट है, ठीक है। समझो यहाँ से एक बैटरी का करंट आ रहा है I1, कितना आ रहा है I1। यहाँ से किसी और बैटरी का करंट आ रहा है I2। अब कुछ करंट बाहर भी जा रहा है, समझो यहाँ पे I3, कुछ करंट यहाँ पे और बाहर जा रहा है I4, और एक आधी बैटरी जोड़ देते हैं I5। सो I5 को अभी करंट कहाँ पे आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो जंक्शन पे क्या होता है, ये जो टोटल करंट यहाँ पे इसका अगर एडिशन कर दिया तो वो 0 रहता है। क्या रहता है? 0। अब उसने क्या किया, कुछ साइन कन्वेंशन बता दिए। साइन कन्वेंशन कैसे लेने के मैं आपको बताता हूँ। साइन कन्वेंशन यानी कि जो इनकमिंग करंट है, मतलब अंदर आने वाला जो करंट है, जंक्शन की तरफ जो आने वाला करंट है, इनकमिंग करंट को हम लेंगे पॉजिटिव। अंदर आ रहा है इसलिए हम उसको क्या ले रहे? पॉजिटिव। और जो दूसरा करंट है यानी कि आउटगोइंग करंट है, जो जंक्शन को छोड़कर बाहर जा रहा है, उसको हम लेंगे नेगेटिव। उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। इस तरह से इसने बता दिया। तो इनकमिंग करंट कौन सा है यहाँ पे देखो, I1 इनकमिंग है, इसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। I2 भी इनकमिंग है, अंदर आ रहा है, इसको हमें पॉजिटिव। ये आउटगोइंग है, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आउटगोइंग बाहर जा रहा है, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये इनकमिंग है, अंदर आ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर पहले स्टेटमेंट के अनुसार आप देखोगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, यानी कि इन सबका एडिशन क्या लेने का है अपने को? 0। तो बताओ I1 कैसा है? प्लस I1। I2 कैसा है? प्लस I2। I3 कैसा है? माइनस, सो माइनस ऑफ I3 ले लिया मैंने। I4 कैसा है? माइनस, सो माइनस ऑफ I4 ले लिया मैंने। I5 कैसा है? प्लस I5 ले लिया मैंने। और इन सब का जो एडिशन है वो इक्वल टू हमें क्या दिखाना पड़ता है? 0। क्या दिखाना पड़ता है? 0। अब ये दूसरा वाला ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। अगर इन माइनस को हम राइट साइड में भेज देंगे, माइनस I3 माइनस I4, तो यहाँ पे क्या बचता है? प्लस I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 उधर चला गया, प्लस I3, और I4 इधर आ गया, प्लस I4। अब आप अगर देखोगे I1 I2 और I1 I2 और I5, ये तीनों कौन से करंट है? इनकमिंग करंट। ये तीनों कौन से करंट है? इनकमिंग। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनकमिंग करंट, इन तीनों का एडिशन यानी कि क्या? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I3 और I4 कहाँ जा रहे हैं? बाहर, यानी कि ये कौन से हो गए? आउटगोइंग करंट। यानी कि ये कौन से हो गए? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये हो गए आउटगोइंग करंट। तो दूसरा वाला भी जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। क्या था? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ से बराबर वो प्रूव हो जाता है कि जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट बाहर जाता है। जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट बाहर जाता है। पहली तरह से अगर हमने लिख लिया तो साइन कन्वेंशन लगा के ऐसे लिख देना है, इक्वल टू 0 लिख देना है। दूसरी तरह से अगर हमने लिख लिया तो बराबर नेगेटिव को अगर राइट साइड पे आप भेज देंगे तो बराबर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो जाता है। बराबर इनकमिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आउटगोइंग। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि करंट के चार्जेस हमेशा सेम रहते हैं। इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन आ गए, समझो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें से 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10, 5 और 9 कितने हो गए? 14, 14 प्लस 10 24। तो इसमें से दोनों के मिला के भी कितने जाएंगे? बराबर 24। मतलब जितने आ रहे उतने बाहर जा रहे, है ना। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक आपका जो नल का पाइप रहता है ये बड़ा रहता है और इसमें से जो छोटे घरों में जाता है पाइप वो छोटा रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो टोटल वाटर आने वाला है कैपिटल W और इसका जो W1, W2, W3 है, आपको क्या लगता है ये अलग रहता है क्या? नहीं, ये इक्वल टू मतलब कैपिटल W इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो करंट को हम हमेशा पानी का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। पानी भी कैसे फ्लो होता है? मतलब ऊंची जगह से नीचे जगह तक, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसलिए करंट भी अगर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होता है, करंट भी हमेशा कैसे फ्लो होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज।
पानी कभी भी नीचे से ऊपर ऑटोमेटिक नहीं जाता, नीचे से ऊपर भेजने के लिए उसको मोटर लगानी पड़ती है। उसी तरह से करंट भी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होता है, ठीक है ना। लेकिन पानी का ऐसे ऊपर नीचे रहता है, वोल्टेज का आप मतलब वायर्स रहते हैं, इसलिए वो नीचे ऊपर रख सकते हो आप उसको। समझ में आ रहा है आपको? सो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया? केसीएल। क्या पढ़ लिया? केसीएल, ठीक है ना। केसीएल का स्टेटमेंट भी मैंने आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 बार लिख लेंगे। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? केवीएल। क्या पढ़ने वाले हैं? केवीएल। केवीएल यानी कि क्या रहता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कल संडे है तो कल का लेक्चर शायद मंडे को हो सकता है, देखते हैं फिर भी क्या होता है। तो ठीक है, तो इतना पढ़ो अच्छी तरह से। चलो, थैंक यू।